नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। या महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करूं तो संजय राउत ने एक किताब का लॉन्चिंग किया, विमोचन किया और उसके बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उसमें साफ साफ लिखा है संजय राउत 100 दिन के लिए जेल में गए थे और वो 100 दिन के जेल का अनुभव उन्होंने किताब में लिखा है। और उस दौरान संजय राउत के संपर्क में कौन कौन था, कौन कौन क्या कहा, किस तरह की उनके साथ में भूमिकाएं की, वो सब उन्होंने पूरा पोल खोल एक तरह से किया हुआ है। और इसका समर्थन शरद पवार जी ने किया है। शरद पवार जी ने कहा है कि ये बात सही है कि जेल की यातनाएं हर किसी के बस की बात नहीं है। खासकर नेताओं को, उन नेताओं को जो सरकार की नहीं सुनते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। देखा जाए तो अमित शाह भी जेल में थे, उसके पहले बड़े बड़े नेता भी जेल में गए हैं, लालू प्रसाद यादव तक जेल में गए हैं। तो क्या ये राजनीति के शिकार हुए हैं? क्या ये अपने कर्म के दंड नहीं भोगे हैं? ये सब बड़ा सवाल उठता है। क्या एक आम आदमी को किसी भी आरोप में जेल में जाना पड़ता है, तो इन नेताओं को क्यों नहीं? तो अगर पवार साहब की अगर हम बात माने तो जिस तरह से राजनीति के शिकार नेता होते हैं, तो क्या ये शिकार जो है होना सही नहीं है? इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, इसके पहले भी कई आरोप लगे हैं, जैसे कि 2019 में जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनी, 2022 में सत्तांतर हुआ, उसके बाद भी आरोप लगा कि देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, पूरी साजिश हुई थी। टेपिंग का मामला था, लेकिन उसमें वो साफ साफ बच गए। ये भी मामला अभी तक सुर्खियों में है। तो क्या कहेंगे सर, संजय राउत की किताब, पवार साहब का समर्थन और नेताओं का राजनीतिक मतभेद, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक शरद पवार के समर्थन की बात है तो एक कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो इस समय जो है यूबीटी के नेता ये संजय राउत जी की जो किताब चर्चा में है, या उससे ज़्यादा चर्चा वो जानते हैं कि शरद पवार के बयान पर ज़्यादा चर्चा होगी। शरद पवार इस पर अच्छी तरह से वो भाषित कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अब शरद पवार ने जिस तरीके से उस किताब में कई चीज़ें कही हैं, कहा है कि उन्होंने कि डायरेक्ट ये इनके साथ पूरी तरह अन्याय हुआ, मतलब उनको सत्य साबित करने की कोशिश की कि भाई संजय राउत जी अपनी जगह सही हैं। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा? पवार उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि संजय राउत जी बिल्कुल सही हैं और ये जो हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ये बात भी सही है। देखिए, धन शोधन मामले में केंद्र उस समय की जो यूपीए सरकार थी, उसने एक कानून बनाया था और उस समय शरद पवार ने उस कानून का विरोध किया था। मतलब विरोध इस तरह का किया था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आप सोचिए, शरद पवार की जो बोलते हैं ना भविष्यवेत्ता, या उनको राजनीतिक समझ, या वो आगे क्या हो सकता है, इसमें उनका कोई सानी नहीं। वो जानते थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इसका उपयोग होगा। मतलब जो गलत करेंगे वो इतना जानते थे, लेकिन उपयोग होगा, गलत सभी करते हैं, वो भी पता है। उपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, ये अलग चीज़ है। कि सत्ता का, जैसे सरकार में इनका आरोप भी लगता रहा कि जो भाई बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ ईडी या आदि मामलों में उनके नेताओं को क्लीन चिट नहीं मिली, या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी हैं, उनके भतीजे, वो आकर शामिल हुए और सारी चीज़ें। इससे पहले कितने घोटाले और सिंचन घोटाले, बताइए, 90,000 करोड़ का सिंचन घोटाला था, 1 लाख करोड़ के ऊपर की बात भी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हवा हो गई। तो ये शरद पवार जी इतना जानते हैं। शरद पवार जी को ये पता है कि भाई ये चीज़ें सत्ता में रहते हुए इसका दुरुपयोग सत्ताधारी करते रहे। इसके पहले भी सत्ताधारी दुरुपयोग करते रहे। इंदिरा जी ने भी दुरुपयोग किया है, राजीव गांधी के समय में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और ये सरकार भी ये निशाने पर रहती है कि भाई सत्ता का दुरुपयोग, या जो है सत्ता में जो है वो पार्टी, उसको हथियार बना के विपक्षियों पर चलाते हैं। लेकिन जहाँ तक संजय राउत की बात है, संजय राउत इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके ऊपर इतना बड़ा दुरुपयोग की बात है। संजय राउत के बारे में शरद पवार जी ने ये भी कहा कि देखिए, वो तो बहुत सच्चे पत्रकार हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। देखिए, सामना
ये आप सभी जानते हैं कि ये बाला साहेब ठाकरे का या सामना शिवसेना का मुखपत्र कहा जाता रहा, और मुखपत्र के संपादक जो हैं संजय राउत रहे हैं। वो राजनीति कम समाज सेवा कम पत्रकारिता इस तरह से ही करते रहे हैं। वो राजनीति ज़्यादा होती रही है, समाज सेवा पत्रकारिता उसमें कम होती रहेगी, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सबसे बड़ी बात आप बताइए कि सालों साल बीएमसी में सत्ता रही जी, कभी हमने संजय राउत जी को बीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए लिखते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीजें कैसे लिखेंगे? अपनी पोल क्यों खोलेगा? बहुत बिल्कुल सही कहा वो। अच्छा ये है कि बाला साहब जब तक थे सामना की एक अलग धार थी, वो उन सुझाते भी थे, उनकी बातों में दम भी था। वो जो चीज़ें बोलते थे विपक्ष के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, उस समय केंद्र में भी और राज्य में भी विरोधी सरकार थी, कांग्रेस की सरकारें थी, इवन उन्होंने खुलकर वो आलोचना करते थे शरद पवार जी की, उनकी आलोचना खूब करते थे। यही सामना में ही शरद पवार जी की काफ़ी आलोचना होती थी, इसको संजय राउत लिखा करते थे। ये समय है, देखिए वक्त के अनुसार बदल जाना, वक्त के अनुसार। तो जो किताबें उन्होंने 100 दिन के अपने अनुभव पे और पुरानी चीज़ें जो कुछ डाल के लिखी हैं, ठीक है, खाली समय में थे उन्होंने किताबें लिख दी, उसकी अब चर्चा हो रही है। शरद पवार जैसा व्यक्ति, जावेद अख्तर जैसा व्यक्ति, जावेद अख्तर को मैंने देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी का जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उस जावेद अख्तर ने क्या कहते हैं कि बीजेपी जो है सेकुलर नहीं है या देश का, बोले ये देश को लेकर उन्होंने कहा था कि आपको एक उदाहरण पुराने समय में ले जाना चाहता हूं, बहुत अच्छा उदाहरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। देखिए यह देश अपने आप में सेकुलर है, क्योंकि इस देश की विचारधारा ही सेकुलर है। इस देश में 80% हिंदू रहता है, 20% मुसलमान रहता है। तो ये देश हिंदू मुसलमान मिलकर सेकुलर बना है, लेकिन हिंदुत्व जो है अपने आप में उसके विचारों में ही सेकुलरता है, धर्मनिरपेक्षता है। वो क्या है, क्योंकि वो जो हिंदू है ना, या कोई एक पंथ या एक जिसको बोलते हैं ना इसके एक पंथ के ऊपर, एक किताब के ऊपर हिंदुत्व नहीं है। जो हिंदुत्व वो है जो मंदिर भी जाता है, जो नहीं जाता वो भी हिंदू है। तो ये चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, तो ये चीज़ों का हो। लेकिन जहाँ तक शरद पवार की बात आपने कही, शरद पवार ने उनकी, भाई आप उनके कार्यक्रम में जाएंगे तो प्रशंसा करेंगे। शरद पवार ही एकमात्र उनके लिए एक अभी इस समय वो है कि जो उनको सत्ता के नज़दीक हो सकता है ले जा सकते हैं, या और भी कुछ। और यही शरद पवार जी एकनाथ शिंदे की जब जी उन्होंने उनका ये किया था, सत्कार किया था, तो यही संजय राउत जो है उनके साहब के बारे में भला बुरा कहे। तो ये ही वही होता है कि जो यही आपने जो कहा ना कि जो उनके बारे में अच्छा कहो तो बढ़िया है, अगर बोलते हैं ना अच्छा निकल जाते हैं और बुरा बुरा थूक देते हैं। तो संजय राउत जी का इसमें कोई सानी नहीं है, वो कब कौन किसके साथ आलोचना किसकी मैं यहाँ पर कहना ये भी पूछना चाहूँगा, इस चर्चा का विषय है ही भ्रष्टाचार और राजनीति, ये दोनों जो है देश के जो है एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नहीं लगता आपको? बिल्कुल, क्योंकि सत्ता चलाने के लिए पैसे चाहिए। आज हर कार्यकर्ता को तो तभी आपके पास आएगा जब उसको कुछ फायदा रहेगा। वो फायदा को कौन कितना फायदे में उठाता है, वो ये राजनीति से सीखना चाहिए। और राजनीति है तो वहाँ पर भ्रष्टाचार होना ही है। जिसका सत्ता रहता है वो विपक्ष को अंदर डालने की पूरी कोशिश करता है। कभी उसकी बारी आती है, कभी उसकी बारी आती है। तो ये तो एक दूसरे के पूरक ही माना जाएगा मेरे ख्याल से। पूरक आपने बिल्कुल कहा, सही पूरक है। सत्ता देखिए, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा एक दूसरे के ये पूरक हो चुके हैं। राजनीति में भी आज इस समय देखिए इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, इतनी इवन आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो बाकायदे चल रहा है, ये बाकायदे वो हायर करके इतने खर्चे, करोड़ों रुपए खर्च करके हायर करके वो अपना एक तरीके से इवेंट बना के उसको चलाते रहते हैं। आप देख लीजिए ना। और ये देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको मैं बताऊं, धन के मामले में इसका जो जैसे छोटे जो बहुत ज़्यादा आतंकवादी संगठन हैं या बाकी और संगठन हैं, जैसे उग्रवादी संगठन है, नक्सलवाद है, इसमें भी बाकायदे उनके लिए धन की व्यवस्था की जाती है, उसको बढ़ावा देने के लिए वो किया जाता है और शुरू से ही वो किया जाता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना धन के, आप कश्मीर का ही मुद्दा देख लीजिए, कश्मीर मुद्दे पर भी उनको धन
बोलते हैं ना 500-500 रुपया देकर पत्थर पिघवाए जाते थे। तो ये धन की बात अपनी जगह है, लेकिन जहाँ जो शुचिता है, जो नैतिकता है, वो राजनीति में उसकी तो कमी आई है। लेकिन बोलते हैं ना लार्जर वे में, ज़्यादा फायदे में, बोलते हैं कहीं कुआं और कहीं खाई, तो कुएं की तरफ आदमी बढ़ेगा, खाई की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके का ये व्यवस्था चल रही है कि भाई कम भ्रष्ट या ज़्यादा भ्रष्ट, ये व्यवस्था बन गई है। भ्रष्टता तो आ गई है, भ्रष्टता तो भाषा में आ गई है, राजनीति में आ गई है, जीवन में आ गया है, उसमें संदेह नहीं। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं शुचिता का एक धारा थोड़ी सी जो बह निकलती है ना, तो वो लोगों के लिए राहत वाली बात है। तो इससे तो लोग परेशान हैं, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन हो रहा है, पारदर्शिता की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें उसमें उस पर रोक लगाने के लिए भी हैं। लेकिन लार्जर वे में और देखा जाए विस्तार पूर्वक, तो वहाँ तो तकलीफें आई हैं और वो सरकारें उसको जानती भी हैं। उच्च स्तर से लेके नीचे तक का, प्रधानमंत्री से लेके नीचे स्तर तक बात है। आप बताइए, राजीव गांधी ने 20 साल पहले कहा था कि मैं 1 रुपया जब भेजता हूँ तो 10 पैसा मिलता है। तो ये सीधी सी बात है, देश का प्रधानमंत्री भी जान रहा है, सारा लोग। लेकिन उसको कहाँ न कहीं उस पर रोक लगनी चाहिए। आपने यही बात तो उन्होंने कही शरद पवार जी को पता है कि हर जगह इतना भ्रष्टाचार है, इतनी तकलीफें हैं, इस तरीके से कैसे निकालना है। तो उसीलिए वो बोले कि इसका दुरुपयोग जो है हमारे ही हथियार को, जो जिसको हमने धार दी, उसी का उपयोग वो हमारे गले पे कर रहे हैं। तो वो तो उनकी सुकांति का है, वो सत्ता के लिए ही लड़े हैं। सत्ता पा गए होते तो हो सकता है उसका उपयोग वो करते। अब उनके हाथ में सत्ता आ गई है तो उसका उपयोग वो कर रहे हैं। बस केवल थोड़ा सा सबकी बारी आती है, बारी हाँ, बस ऊँट का करवट बैठेगा, सबकी बारी बारी आ रही है, बारी तो आनी है। तो उसी बारी के लिए ही तो सारा संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल कहा, सही कहा मिश्रा जी ने। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि संजय राउत का जो किताब इस समय महाराष्ट्र की राजनीति का एक मुद्दा बना हुआ है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। खासकर शरद पवार जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को राजनीति इस्तेमाल जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी विपक्ष को जो है अगर पक्ष का बात नहीं मानता है तो उसको किसी न किसी बहाने जेल में डाल दिया जाता है। ये उदाहरण उन्होंने इस पुस्तक को दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है पवार साहब के बारे में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है संजय राउत के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।